बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेल्फ स्टडी पीके। माय नेम इज सैयद उसामा। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन सर्किट्स के दूसरे टॉपिक को स्टडी करेंगे। आपने देखा होगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में करंट को लिमिट करने के लिए एक कार्बन रेजिस्टर लगाते हैं। ये बात हम सबको मालूम है कि कार्बन रेजिस्टर करंट को गुजरने से रोकता है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ये कैसे प्रोवाइड होती है? याद रखिएगा, हम इंसुलेटर की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन रेजिस्टर्स। तो इस सवाल का जवाब आपको इस लेक्चर में आखिर तक मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ऑनलाइन देखें ताकि हम आपके लिए मजीद वीडियोस भी बना सकें। तो मैं इस स्लाइड में लास्ट लेक्चर से शुरू करूंगा। आपको याद होगा हमने एनालॉजी बनाई थी, कंपैरिजन किया था बिटवीन फ्लूइड फ्लो एंड बिटवीन करंट फ्लो। हमारे पास फ्लूइड फ्लो में बैटरी की जगह पंप होता है और चार्जेस की जगह फ्लूइड होता है, और हमारे पास करंट फ्लो में पंप की जगह बैटरी होती है और फ्लूइड की जगह चार्जेस होते हैं। ये चार्जेस बआसानी कंडक्टर में से मूव कर सकते हैं, जबकि ये रेजिस्टर इनको गुजरने से रोकता है। हमने यहाँ पर रेजिस्टर की जगह एक कंस्ट्रेंट यानी कि तंग रास्ता बनाया था, लेकिन हमने एक बात कही थी कि फ्लूइड फ्लो पर यूनिट टाइम या चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर इस पॉइंट से 1 लीटर करंट या फ्लूइड पर सेकंड पास कर रहा है तो इस तंग रास्ते से भी 1 लीटर पर सेकंड फ्लूइड पास करेगा। अगर हम चार्जेस की बात करें तो अगर कंडक्टर में से 1 कूलम्ब 1 सेकंड में गुजर रहा है तो रेजिस्टेंस में से भी 1 कूलम्ब को 1 सेकंड में ही गुजरना पड़ेगा। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया है तो आपको ये पूरा लेक्चर समझ आ सकता है। आगे हम मैथमेटिकल इक्वेशन से इस बात को प्रूव करेंगे और यही बात साबित करेगी कि क्योंकि हमने चार्जेस को उतने ही टाइम में से इक्वल चार्ज को इस रेजिस्टेंस के अंदर से गुजारना होता है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर होती है एज कंपेयर टू कंडक्टर, और यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से ये रेजिस्टर ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। आगे चलते हैं, जरा हम पुरानी बातों को याद कर लेते हैं। पहली बात यह कि रेजिस्टिविटी ऑफ द कार्बन, इसकी वैल्यू है 3 × 10⁻⁵ ओहम मीटर। मैंने आपकी याददाश्त के लिए रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर भी लिखती है 1.69 10⁻⁸ ओहम मीटर, जो कि हम लास्ट लेक्चर में देख के आए थे। कार्बन की रेजिस्टेंस कॉपर से 2000 गुना ज्यादा है। अब मैंने पिछली स्लाइड में एक बात की थी कि करंट फ्लो पर यूनिट टाइम को हमने कांस्टेंट रखना है। उसके लिए यहाँ पे मैं एक अजम्पशन करने वाला हूँ। हमारे पास एक तरफ वायर है और दूसरी तरफ हमारे पास कार्बन रेजिस्टर है, तो हम ये बात सपोज कर लेते हैं कि जो वायर और कार्बन रेजिस्टर है उसका जो डायामीटर है या उसका जो रेडियस है वो सेम है, यानी कि उसका रेडियस 1 मिलीमीटर ही है। इसका मतलब है अगर दोनों का रेडियस सेम है तो दोनों में से जो करंट गुजर रहा है पर यूनिट एरिया वो सेम होगा, यानी कि करंट डेंसिटी सेम होगी। आपको याद होगा J = I/A। हमने सपोज किया था कि हमारे पास 1 एम्पियर करंट गुजर रहा है एक यूनिट एरिया में से, जो हम πr² से निकाल सकते हैं। R इज द रेडियस, तो हमारे पास J की वैल्यू आती थी 3 × 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखनी है, सॉरी फॉर दैट, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस रेजिस्टर हमने निकालनी है। फॉर्मूला हमारे पास है E = ρJ। रेजिस्टिविटी की वैल्यू है 3 × 10⁻⁵ और करंट डेंसिटी की वैल्यू है 3 × 10⁵। आपको सबको पता है आंसर हमारे पास आएगा 9 वोल्ट पर मीटर। लेकिन अपनी इक्वेशंस को सिंपल रखने के लिए मैं इस 9 वोल्ट को राउंड ऑफ करके 10 वोल्ट पर मीटर लिख लेता हूँ। अब जरा गौर कीजिएगा पुरानी बातों पे और नई बात पे। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू याद रखनी है। कंडक्टर के अक्रॉस बहुत थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी, जो कि थी 5 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, और आपको याद होगा कि 3.5 इलेक्ट्रॉन्स वहां पे रिक्वायर्ड थे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें
रेजिस्टर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो इससे 2000 गुना ज्यादा है। तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चाहिए 10 वोल्ट पर मीटर। तो कहाँ 10 वोल्ट पर मीटर और कहाँ 5 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब है इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें रिक्वायर्ड है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस के अक्रॉस बहुत ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। रेजिस्टर के अक्रॉस ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इस बात का क्या मतलब है? जरा पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला देख लें, V = W/Q। जब चार्जेस कंडक्टर में से पास करते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम होता है या पोटेंशियल ड्रॉप बहुत कम होता है। मतलब चार्जेस को बहुत कम वर्क करना पड़ता है वायर के ऊपर। देखें, हमारे पास ये बैटरी है, इस बैटरी से करंट एक कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है, आगे हमारे पास रेजिस्टर आ जाता है, ये बैटरी का EMF है, वर्क डन ऑन चार्ज। अब यहां से जब चार्जेस गुजरते हैं तो इनकी बहुत पोटेंशियल डिफरेंस कम जाया होता है। मतलब यहां से गुजरने के लिए चार्जेस को इस तार के ऊपर बहुत कम वर्क करना पड़ता है, लेकिन जब चार्ज यहां पहुंचते हैं तो इस रेजिस्टेंस में से गुजरने के लिए चार्जेस को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है और वो वर्क जाया हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और फिर चार्जेस यूं बैटरी में वापस आ जाते हैं। तो ये जो लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमें सप्लाई की जा रही है लार्ज पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से, और ये जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ये हमें पीछे से बैटरी सप्लाई कर रही है। अब अगर आप इस फिगर में गौर से देखें तो हमें ये लग रहा है कि ये जो रेजिस्टर है ये रेजिस्टर नहीं बल्कि ये एक्ट कर रहा है एज अ कैपेसिटर। एक तरफ हमारे पास बहुत सा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया और एक तरफ हमारे पास बहुत सा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, क्योंकि हमने कहा था कि चार्जेस का फ्लो इक्वल रहना चाहिए। मतलब जितना फ्लो यहां से हो रहा है पर यूनिट टाइम, ये हमारे पास कंडक्टर है, लेट से 1 कूलम पर सेकंड फ्लो कर रहा है, तो यहां से भी 1 सेकंड में 1 कूलम ही फ्लो करेगा। और इतना ज्यादा करंट इस तंग रास्ते से फ्लो करवाने के लिए हमें बहुत स्ट्रोंगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और उसके लिए हमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए। अब अगर आप देखें तो आपकी हैलिडे-रेज़निक-क्रेन की बुक में लिखा हुआ है कि आपके पास 1000 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑन ईच एंड। जिस तरह हमने पुराने फॉर्मूले से चार्ज कैलकुलेट किया था और बाद में उसको इलेक्ट्रॉन के यूनिट चार्ज से डिवाइड किया था तो हमारे पास 3.5 इलेक्ट्रॉन आया था। अगर आप ये अप्लाई करके देखें तो आपका जवाब गलत आएगा। जो मैंने यहाँ पे करके देखा, आपका पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 6944 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपकी बुक कह रही है कि आपके पास 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑन ईच सरफेस। अब जरा इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अब जब आपने कह ही दिया है कि ये रेजिस्टर एक्ट कर रहा है एज अ कैपेसिटर, तो क्यों ना हम इसके ऊपर कैपेसिटर का ही फॉर्मूला अप्लाई करें। अब आपको याद होगा कि हमें कैपेसिटर के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला था σ/ε0। बट हम यहाँ पे एक प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और उससे हम निकालेंगे चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा σ/2ε0। और आपको ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि सिग्मा किसके इक्वल होता है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा Q/2 × A × ε0, और Q हमारे पास बन जाएगा E/2 × A × ε0। ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां से हम Q निकाल सकते हैं E/2 × A × ε0। ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की हैं। इस तरह से हमारे पास आ जाता है 1106 इलेक्ट्रॉन्स, जो एटलीस्ट आपकी बुक की गिवन वैल्यू के काफी करीब है। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए थ्रू इजी पैसा ऑन दिस नंबर, ताकि हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा लेक्चर बना सकें। नंबर इज 0320 0442054। थैंक यू वेरी मच।